प्रारंभ करते हैं अंग्रेज़ों द्वारा भारत में प्रशासनिक परिवर्तन 1772 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक। इसके पहले भाग में हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और प्रशासन संबंधी सुधार, बंगाल के नवाब की स्थिति में परिवर्तन किया गया, मुग़लों को दी जाने वाली राशि बंद कर दी गई, दस्तक बंद कर दिया गया, कर्मचारियों के निजी व्यापार बंद कर दिए गए। अब इसके बाद इन्होंने लगान व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया। उस समय का लगान सिस्टम सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का माध्यम हुआ करता था। कंपनी चूँकि दीवान का काम कर रही थी, दीवानी उसके हाथ में है, तो कर व्यवस्था भी उसकी ही थी। हेस्टिंग्स ने 5 वर्ष के लिए पहले एक ट्रायल एंड एरर मेथड जिसे हम कहते हैं, उस रूप में बंदोबस्त लागू किया। यानी हम कुछ चीज़ें करें और देखें कि उसमें कितना लाभ है, कितना हानि है। ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। हम फिर उसकी कमियों को दूर करें। इस सिस्टम पर यह काम करते हुए पहले 5 वर्ष के लिए यह व्यवस्था बनाई कि जो अधिकतम लगान देंगे उन्हें ही हम ज़मीन दे देंगे, और अगर इसमें कोई ज़मींदार अधिक लगान देने का वादा करता है तो उसे प्राथमिकता के तौर पर उसे हम कर वसूली के लिए दे देंगे, और ज़मींदार जो था वो अपने किसानों को उनकी भूमि का पट्टा दे देता था। इसमें निश्चित किया जाता था कि कितना कर देना है, भूमि का लगान कितना देना है। इसके बाद ज़िले में लगान वसूल करने के लिए कलेक्टरों की नियुक्ति की गई, और उन कलेक्टरों की सहायता के लिए भारतीय दीवान नियुक्त किए गए। यानी भारतीय दीवान यानी जिनको कर का ज्ञान हो वसूलने का, उन्हें दीवान कहते थे, और उन दीवानों को दिया गया। यानी एक कर्मचारी बने, भारतीय कर्मचारियों को दिया गया। इस तरह से हम समझ सकते हैं भारतीय दीवानों को जो नियुक्त किया गया। और लगान वसूली और दीवानी दोनों चूँकि एक साथ होती हैं, क्योंकि वह न्याय व्यवस्था भी उसके साथ जुड़ी होती है कि कोई कह सकता है हमें कितना देना है, नहीं देना है, क्यों देना है। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, उन पर न्याय देने की ज़रूरत होती है। आपस में 2 किसानों की लड़ाई हो सकती है, ज़मींदारों की हो सकती है, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए एक लगान वसूली और दीवानी न्याय के लिए एक दीवानी अदालत ज़िले में नियुक्त किया गया, स्थान बनाया गया कि यहाँ दीवानी का काम देखा जाएगा। आज भी दीवानी फौजदारी नाम से अदालतें होती हैं। दीवानी में मुख्य रूप से वह आती हैं जो रुपए पैसे, ज़मीन, सामाजिक संबंध, इस तरह के विवाद होते हैं, उन्हें रखा गया था। लगान व्यवस्था को देखने के लिए, उस पर नियंत्रण के लिए एक भू राजस्व नियंत्रण परिषद 2 स्थानों पर बनाई गई, पटना और मुर्शिदाबाद में।
यह राजस्व मंडल या परिषद स्थापित की गई, जिससे भूमि से संबद्ध कोई दिक्कत हो तो वहाँ पर अपनी बात कही जा सकती थी। इसके बाद भूमि का राजस्व से संबंधित प्रशासन पर नियंत्रण के लिए गवर्नर और एक उस गवर्नर के अधीन काउंसिल बनाई गई और उसे राजस्व मंडल के नाम से पुकारा गया। उसकी सहायता के लिए भी भारतीय अधिकारी की नियुक्ति की गई। इस अधिकारी की जो नियुक्ति हुई, जो गवर्नर के यहाँ अपनी बात बताता था या देखभाल करता था, भू राजस्व की बातें जानता था और अपना मशविरा, अपनी सलाह गवर्नर और उसकी काउंसिल को देता था, उस भारतीय अधिकारी को राय रायन कहा गया। तो राय रायन की नियुक्ति की गई, जो राजस्व का एक तरह से सर्वोच्च सलाहकार माने, मुख्य सचिव मान लें, इस तरह की बात हम सोच सकते हैं राय रायन को। अब यह जो सिस्टम बनाया गया, इस सिस्टम में बहुत ही दोष थे, क्योंकि बोली लगाने वाले लोग जो थे वे सामान्य तौर पर व्यापारी थे। उनको पता नहीं था कि कितना यहाँ उत्पादन होगा, कितना किसान दे सकता है, कितना हम उससे ले सकते हैं। अधिक बोली लगा दिया और किसानों से अधिक राजस्व वसूलना चालू किया। स्थिति स्वाभाविक थी, किसानों की खराब हो गई। इसलिए 1773 में एक नई योजना बनाई गई। उसे कहा गया कि 2 भाग में हम योजना को बनाते हैं। पहले एक भाग तो यह योजना में लागू होगा कि जिसे हम तुरंत लागू कर दें, अस्थायी तौर पर रहे, और एक योजना ये बनाई गई कि भविष्य में इसे लागू किया जाएगा, जो संभवतः स्थायी बना दी जाए। अब पहले भाग के लिए कि जो अस्थायी व्यवस्था बनानी थी, वह 1774 ईस्वी में लागू की गई। इसमें पूरे बंगाल को पहले तो 6 डिवीज़नों में बांट दिया गया। ये जो डिवीज़न कहला रहे थे, ये 6 डिवीज़न थे: कोलकाता, मुर्शिदाबाद, पटना, बर्दवान, दीनाजपुर और ढाका। ये 6 स्थानों पर एक डिवीज़न बनाया गया, जिसके अंदर एक लंबी एरिया दे दी गई और इन डिवीज़नों में एक एक प्रांतीय परिषद स्थापित की गई और उसकी सहायता के लिए भी एक एक भारतीय दीवान नियुक्त किया गया। और ये माना गया कि कलेक्टर सही काम नहीं कर रहे, तो उन्हें वापस बुला लिया गया और उनके स्थान पर भारतीय राजस्व अधिकारी जो नियुक्त किए गए, उन्हें नायब कहा गया। नायब साहब की नियुक्ति हो गई। कलेक्टर को यहाँ ध्यान रखना है कि जितने भी कलेक्टर थे वह सब अंग्रेज़ थे, इसलिए कलेक्टर को वापस बुलाया गया, क्योंकि कलेक्टर का जैसा नाम है कि कलेक्ट करना, ये एक राजस्व को कलेक्ट करते थे, लेकिन इनको पता नहीं होता था भारतीय परंपरा, भारतीय रिवाज, भारतीय संस्कृति और भारतीय कृषि और उससे संबद्ध समस्याओं के बारे में। इसलिए उन्हें वापस बुलाया गया
और भारत के ही राजस्व अधिकारी नियुक्त किए गए, नायब साहब नियुक्त किए गए। भू राजस्व के निर्धारण के तरीके को लेकर के जो इन्होंने प्रांतीय परिषद बनाई उसमें मतभेद हो गया। इसलिए जो संचालक मंडल था उसने आदेश दिया कि काउंसिल द्वारा जब तक निर्णय नहीं लिया जा रहा है तब तक के लिए 1 वर्षीय प्रणाली लागू कर दी जाए, यानी 1 वर्ष के लिए ही नीलाम किया जाए ज़मीन को, 1 वर्ष के लिए ही किसी को वसूलने को दिया जाए और 1 वर्ष में ही उसे बदल दिया जाए। यह परंपरा बनाई गई। बाद में चल करके 1781 में प्रांतीय परिषद जो बनाई गई थी, 6 प्रांतीय परिषदें बनाई गई थी 6 स्थानों पर, जो अभी मैंने चर्चा की, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, पटना, बर्दवान, दिनाजपुर और ढाका में ये परिषदें हटा दी गई, समाप्त कर दी गई। यद्यपि अभी भी भारतीय नायबों के पास ही दीवानी रखी गई, राजस्व प्रशासन उन्हीं के हाथ में रखा गया, लेकिन इन्होंने एक और नई राजस्व समिति बनाई जो केंद्रीय, हम कह सकते हैं कि केंद्रीय राजस्व समिति थी। उसके सहायता के लिए भी भारतीय दीवान रखा गया था। अब यहाँ यह निश्चित किया गया कि भारतीय दीवान के अधीन राजस्व वसूल किया जाएगा, लेकिन उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा। निश्चित वेतन की जगह पर उन्हें जो राजस्व मिलता है वसूल करके ले आते हैं उसका 2% उन्हें दे दिया जाएगा। जितना भी लेके आते हैं उसका 2% उन्हें कमीशन आज के दिन में मान लें कि रूप में दे दिया जाएगा, या वेतन के रूप में मान लें, जो भी है, स्थायी वेतन के स्थान पर ही ये था। उन्हें 2% देने का निश्चय किया। लेकिन यह कहा गया कि जो समिति के अध्यक्ष हैं उनको अधिक वेतन दिया जाएगा। स्वाभाविक था कि वह अंग्रेज़ थे। गवर्नर जनरल जो था बंगाल का, और उसकी जो काउंसिल थी, यह इस केंद्रीय समिति से संपर्क बनाए रखती थी। पैसा तो वहीं वसूल करना था, पैसा तो वहीं जाना था। स्वाभाविक है इनका इंटरेस्ट भी उसमें था, लगाव इसमें था, कितना वसूल के लिए आते हैं। इसलिए जो केंद्रीय समिति थी और जो गवर्नर जनरल की थी, वे आपस में तालमेल बैठाए रहते थे। यह राजस्व व्यवस्था अगर देखा जाए तो संतोषजनक नहीं रहा। अच्छा तो कहना ही नहीं, संतोषजनक भी नहीं रहा, क्योंकि हेस्टिंग्स यह नहीं समझ पाया कि बोली लगाने वाला कौन बोली लगाएगा। वो नहीं समझ सका कि बोली लगाने वाले वह लोग होंगे जो खेती किसानी के बारे में कुछ जानते ही नहीं। बोली लगाने वाले वह लोग होंगे जो स्वयं बोली लगाते हैं, लेकिन वसूलने के लिए या किसी काम के लिए दूसरे अपने अधीन एक आदमी को रखे हैं, वो जाएगा वसूल के ले आएगा। व्यवसायी ही राजस्व वसूल करने का ठेका लेंगे
ये हेस्टिंग्स शायद नहीं समझ पाया। नतीजा हुआ कि किसानों से अधिक कर लेने की होड़ मची। निश्चित तौर पर जितना राजस्व वसूल करना था उससे अधिक वसूल करते थे, क्योंकि उन्हें अपने कर्मचारियों का खर्चा निकालना था। यद्यपि उन्हें 2% मिलता था, फिर भी उन्हें अतिरिक्त पैसे चाहिए थे। किसानों की स्थिति ये थी कि उन्हें जो भी उत्पादन होता था उसी में से कुछ अनाज जीन्स या बीज के रूप में हम कहें अगली बार बोने के लिए भी रखना पड़ता था। ऐसा करने के लिए अधिक उत्पादन की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ अधिक से अधिक वसूली हो गई तो किसानों की स्थिति दयनीय होनी स्वाभाविक हो गई। केंद्र की जो राजस्व समिति थी उसे भी दीवानों के ऊपर ही छोड़ा गया था, और जो राजस्व मंडल बनाया गया था और साथ में जो कलेक्टर का पद दिया गया था, यह एक अच्छा कार्य कह सकते हैं कि राजस्व मंडल एक न्याय का भी काम कर सकती है और कलेक्टर एक स्थायी वसूली करने वाला व्यक्ति होगा, तो इससे भी राजस्व वसूल करने में सहायता होगी, सहज होगा। यह बात तो माना जा सकता है, लेकिन यह कम समय के लिए लागू करना, किसी को भी बोली लगाने का अधिकार दे देना, अधिकतम बोली लगाने वाले को ही देना, किसानों के लिए न सोचना कि हम किसानों के लिए भी कुछ सोचें कि उनके लिए खाद बीज सिंचाई की व्यवस्था हम कैसे करेंगे, इसके बारे में कोई सोचना ही नहीं। ऐसी स्थिति में यह व्यवस्था हमारी समझ से पूरी तरह फेल हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं। आज राजस्व व्यवस्था के बारे में, हेस्टिंग्स के बारे में अपनी बात हुई। अब शेष भाग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।